आज हमें पढ़ना है सबसे पहले 2 चीज़ें। एक तो पढ़ना है एसडीएलसी और एसटीएलसी, जो कि आपको पता है। फिर और भी कितने मॉडल्स होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में और वो मॉडल्स क्यों आए, उनके बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है? तो सबसे पहले जैसे हम बात करें कि एसडीएलसी होती क्या है, तो इसके बारे में लास्ट टाइम भी शायद फर्स्ट डे या सेकंड डे भी मैंने कुछ बताया था कि इसका फुल फॉर्म होता है एसडीएलसी का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और इसका होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो ये डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है और ये टेस्टिंग लाइफ साइकिल है। तो अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होता है वो क्या होता है, तो आपको कुछ चीजें यहाँ से मिलेंगी। तो ये अपनी वेबसाइट है, राइट? तो यहाँ पे जाना है आपको ट्यूटोरियल सेक्शन में। तो पहले तो ये यूआरएल ओपन करो, फिर यहाँ से ट्यूटोरियल में जाओ और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं पहले वो पढ़ लो, इसमें और भी टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है? तो वो आपको सिक्वेंसली पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो मैं इसमें पढ़ाता जाऊँ वही पढ़ना, ठीक है? ओके। तो यहाँ से आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हो एक एक चीज़ को। तो सबसे पहले हमें शुरू करना है, लेट्स से कि एसडीएलसी क्या होता है। तो ये सारे मॉडल्स हैं। तो आपको सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि ये है हमारा एसडीएलसी। एसडीएलसी का मतलब ये हो गया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इसमें कितने फेजेस होते हैं। अब जैसे लाइफ साइकिल का मतलब क्या हो गया कि अगर हम बात करें कि हमारी भी तो एक लाइफ साइकिल है, राइट? कि हम पैदा होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, मतलब हमारा एक स्टेज क्या हो गया, 1 से 5 ईयर का स्टेज जो होता है या 3 ईयर का, कि हम घर पे ही रहते हैं, ठीक है? फिर 3 से लेके 3 ईयर या 4 ईयर से लेके फिर हम 20-25 ईयर्स तक हम स्टडी करते हैं। अब उसमें भी अलग-अलग फेजेस हो जाते हैं कि पहले प्राइमरी होता है, फिर मिडल होता है, फिर कॉलेज एंड मिडिल के बाद ऊपर क्या होता है, इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसे अलग-अलग साइकिल में जाते हैं। फिर उसके बाद 25 से फिर 35 या फिर 45 तक का एज ग्रुप होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद का हमारा 60 प्लस के बाद रिटायरमेंट हो जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक फेजेज़ में चल रहे हैं, हमारी लाइफ पूरा एक फेजेज़ में डिवाइडेड है, पूरी लाइफ। तो वो हमारा क्या होगा, लाइफ साइकिल बन जाता है। तो वैसे सॉफ्टवेयर के साथ भी क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है? तो उनके भी ऐसे फेजेस बने हुए हैं। तो वही फेजेस वाइज़ जो एक्टिविटी होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहला फेज़ सॉफ्टवेयर को अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट फेज़ होगी, जिसमें हमें सॉफ्टवेयर के बारे में पता करना पड़ेगा कि एग्ज़ैक्टली हमें क्या बनाना है, ठीक है? जब वो हमारा क्लियर हो गया कि क्या बनाना है, तो फिर हम उसको डिज़ाइन फ़ेज़ में ले जाएँगे, जहाँ पे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाएगा। डिज़ाइनिंग का मतलब उसका लुक एंड फ़ील कैसा आएगा, कौन से कलर का होगा, कौन-सी चीज़ कहाँ पे दिखेगी, कैसे दिखेगी, राइट? फिर उसका डेवलपमेंट फ़ेज़ आएगा कि उसके अंदर फिर कोड से कनेक्टिविटी की जाएगी एक पेज की दूसरे पेज से, फंक्शनैलिटी उसके अंदर डाली जाएगी कि सब सही काम करे, ठीक है? फिर उस टेस्टिंग फ़ेज़ में आएगा, जहाँ पे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर उसको डिप्लॉय कर देंगे सर्वर पे। मतलब प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर देंगे और फिर से वहाँ से मेंटेनेंस फेज़ में काम चालू हो जाएगा। फिर से मेंटेनेंस होगा, अब मेंटेनेंस जब आएगा तो वापस से फिर से ये सर्कल में जाएगा। फिर रिक्वायरमेंट उसकी होगी, डिज़ाइन और ऐसे-ऐसे ये चलता जाएगा। तो ये जो कांसेप्ट है वो हमारा क्या हो गया, एक तरीके से इसी को हम बोलते हैं एसडीएलसी, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और यही हमारा जो होता है, इसी ये जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, इसी को भी हम बोलते हैं कि वाटरफॉल मॉडल एक तरीके से। तो अब जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, तो ये एक लाइफ साइकिल हुई। अब उसमें कौन-कौन से टेक्निक से हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, कि मतलब कैसे, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करें या क्या प्रोसेस यूज़ करें कि इफेक्टिवली हम उस सॉफ्टवेयर को क्लाइंट को डिलीवर कर सकें विद इन अ टाइम फ्रेम, राइट? तो यहाँ पे पिक्चर में आती है टेक्निक्स। जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उनके जो होते हैं मॉडल्स होते हैं, कि मॉडल्स का मतलब ये हो गया कि कैसे हम इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करें कि कम से कम टाइम पे हमें जल्दी से जल्दी आउटपुट मिल जाए। तो अब यहाँ पे आता है पिक्चर में जैसे वाटरफॉल मॉडल। तो फर्स्ट हो गया लेट्स से वाटरफॉल मॉडल। अब वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? ठीक है? अब वाटरफॉल मॉडल के लिए समझो कि यहाँ पे अब
सेम टू सेम जैसे एसडीएलसी होता है, वही हमारा वाटरफॉल मॉडल होता है। तो वाटरफॉल मॉडल में भी हमारा सेम तरीके का होता है कि रिक्वायरमेंट कलेक्ट करना। अब रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि ये चीज़ ऊपर जो पड़ा, रिक्वायरमेंट फेज़। अब रिक्वायरमेंट फेज़ के अंदर 2 चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है? कि रिक्वायरमेंट कलेक्शन और फिजिबिलिटी स्टडी। तो जबकि यहाँ पे ऐसे उल्टा भी होना चाहिए कि फिजिबिलिटी स्टडी पहले होनी चाहिए और रिक्वायरमेंट कलेक्शन बाद में होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा कि पहला फ़ेज़ में आएगा कि हमें पहले फिजिबिलिटी स्टडी करना, पहले चेक करना कि क्या हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट कलेक्ट करना, फिर उसका डिज़ाइन करना, फिर कोडिंग करना, टेस्टिंग करना, फिर इंस्टॉलेशन का मतलब डिप्लॉयमेंट हो गया, ठीक है? तो इंस्टॉल कर दिया और फिर उसकी मेंटेनेंस। तो वही जो एसडीएलसी का कांसेप्ट था, वही हमारा क्या होता है, एक तरीके से वाटरफॉल मॉडल होता है। अब वाटरफॉल इसका नाम क्यों दिया गया? कि जैसे वाटरफॉल होता है ना, किसी कोई झरना वगैरह होता है तो पानी आराम से गिरता है, एक स्टेप में जाता है ना पर्टिकुलर। तो सेम तरीके से यहाँ पे इसीलिए इसका नाम वाटरफॉल मॉडल रखा गया। अब इसमें क्या-क्या अच्छाइयाँ थी और क्या-क्या बुराइयाँ थी, मतलब व्हाट इज़ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल? तो लेट्स डिस्कस, ओके? तो जैसे अब इसमें क्या होता था, आपको प्रॉब्लम्स क्या-क्या दिखेंगी, इसको समझो। तो चलो इसको मैं क्या करता हूँ कि एक एक्सेल लेता हूँ या एक्सेल है हमारे पास और ठीक है, ये हमारा हो गया लेट्स से रिक्वायरमेंट फेज़, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया हमारा डिज़ाइन फेज़, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा हो गया कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट या इंस्टॉलेशन एंड देन मेंटेनेंस, ठीक है। अब ये हमारे फेजेज़ हैं, तो इनको हम बॉक्स में बना लेते हैं। तो चलो अलग-अलग फेज़ को अलग-अलग कलर से कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया रिक्वायरमेंट फेज़। अब सॉफ्टवेयर को यहाँ पे जब हमने इसको कंप्लीट कर लिया, ये फेज़ हमने कंप्लीट कर लिया, तो इसका आउटकम क्या निकलेगा? तो हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ आउटकम निकलेगा कि पर्टिकुलर इस फेज़ में हमने क्या-क्या एक्शंस परफ़ॉर्म किए, राइट? तो इसमें हमने क्या-क्या करते हैं रिक्वायरमेंट फेज़ में, एप्लीकेशन की फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, मतलब फिजिबिलिटी स्टडी में जनरली हमें करना क्या-क्या है कि जैसे फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब हो गया जैसे सिंपल सा लॉजिक सोचो। मान लो कि आपके घर में आपको बोला गया, सपोज़ करो फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा, आप कि आपको घर में बोला गया कि लेट्स से कि आप राजमा चावल बनाओ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये तो ऑर्डर आ गया कि राजमा चावल बनाना है आपको। तो क्या अब आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके घर में पहले राजमा है कि नहीं है? सबसे पहली प्री कंडीशन यही होगी ना कि राजमा है कि नहीं है? अब है, तो क्या आपने उसे कभी बनाया है कि नहीं बनाया है? दैट वुड बी द अनदर चैलेंज कि नहीं बनाया तो आप कैसे बनाओगे फिर? तो ये हमारी क्या होती है फिजिबिलिटी स्टडी कि किसी कंपनी के पास अगर हम सॉफ्टवेयर बनवाने जाएँगे तो पहली चीज़ तो यही होगी कि क्या वो जैसे मान लो कि मैंने बोला कि एक स फ़ेसबुक जैसी एप्लीकेशन मुझे बनानी है बट आप मुझे वो जो चाहिए वो डॉटनेट टेक्नोलॉजी में चाहिए, जावा में नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट यही हो गई कि क्या आप डॉटनेट टेक्नोलॉजी में काम करते हो? अगर करते हो तो आप आराम से बना लोगे, नहीं करते हो तो आपके पास सारे जावा डेवलपर हैं, तो आप जावा में काम करोगे। तो आपके पास अगर डॉटनेट टेक्नोलॉजी के बंदे नहीं हैं,
तो आपके पास दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप उसको कन्विंस कर सकते हो कस्टमर को कि सेम चीज़ जो डॉट नेट में आप चाह रहे हो वही चीज़ हम जावा में बना देंगे और सस्ते में बना देंगे और जावा और सिक्योर है डॉट नेट से। समथिंग आप कन्विंस करोगे सिमिलर फैशन कि अगर आपके घर में राजमा नहीं है तो हो सकता है कि आप बोलोगे राजमा से अच्छा तो हम कढ़ी चावल बनाते हैं, व्हाटएवर। तो कन्विंस करने वाली बात हुई, राइट? लेकिन अगर सामने वाला कन्विंस नहीं हुआ, नहीं हमें यही चाहिए, तो सबसे पहले आप करोगे क्या फिर? तो हो सकता है कि आप डॉट नेट के रिसोर्स हायर करोगे या जैसे राजमा परचेज करके लाओगे पहले तो, ठीक है? दिस कुड बी द फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड कुड बी द लाइक कि आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है कि आप तो जावा में चीजें बना चुके हो, अब डॉट नेट के बंदे तो ले आओगे, लेकिन उनसे काम कैसे कराओगे कि उनके ऊपर डिपेंड रहोगे? तो सेम चीज की राजमा खरीद के तो ले आए, लेकिन अब बनाएगा कौन उसको? क्योंकि आपने तो कभी बनाया नहीं। तो प्रॉब्लम ये है। तो इसी को हम स्टडी पहले करते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करना है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कितने किस टाइप के रिसोर्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास है कि नहीं है, जो रिसोर्सेज हैं, उनको उस चीज़ में एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। जब वो चीज़ें होंगी, वो टेक्नोलॉजी में हमने काम किया है, हमारे पास एक्सपीरियंस्ड रिसोर्स हैं जो उस काम को डिलीवर कर सकते हैं, फिर बात आती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस की। तो फिजिबिलिटी स्टडी जब हम कर लिए कि हाँ, सब सही है, तब आती है रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट में हम फाइनली और चीज़ें ऐड करने की कोशिश करेंगे। जैसे राजमा बना रहे हैं, तो फिर सारी चीज़ें क्या-क्या चाहिए? हमें नमक चाहिए, ऑयल चाहिए, गार्लिक चाहिए, जिंजर चाहिए, व्हाटएवर कोरिएंडर लीव्स चाहिए, ठीक है? तो जो-जो चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें अब हम इकट्ठा करना शुरू करेंगे। कलेक्ट करेंगे ना, बनाने के लिए ऑनियन वगैरह सब ऑनियन चॉप करो, ये करो, वो करो, चिली, तो कौन-सी चीज़ अब तो पहले सारा मटेरियल हम इकट्ठा कर लेंगे। तो वो हमारा जो मटेरियल इकट्ठा करने का काम हुआ राजमा बनाने के लिए, वही यहाँ पे हमारा काम क्या हो जाएगा कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है? तो फिर रिक्वायरमेंट फेज के अंदर ही चल रहा है। तो फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद हमने रिक्वायरमेंट गैदर करना स्टार्ट किया। क्या-क्या चीज़ें हमारे पास हैं, सारी चीज़ें हमने इकट्ठा कर लिया। अब उसके बाद अब सारी रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गई, तो रिक्वायरमेंट फेज डन हो गया। अब हमारा डिज़ाइन फेज स्टार्ट हो गया। तो ये फेज़ डन हो गया। तो मान लो कि हमने सॉफ्टवेयर को क्लाइंट को बोला कि 1 साल में हम डिलीवर करेंगे, तो लेट्स से पहले 15 डेज़ में हमने ये काम डन कर दिया। फिर आ गया आप डिज़ाइन फेज़ में। तो जैसे राजमा बनाने के लिए हमने सारे मटेरियल पहले इकट्ठा कर लिए, अब उसमें डिज़ाइन क्या करना है? डिज़ाइन करने का मतलब ये हो गया कि सीधे-सीधे किस चीज़ को चॉप करना है, किसको वैसे पीस के डालना है और किसको डायरेक्ट डालना है, वो सब डिसाइड करना होगा। तो वो सारी चीज़ें क्या है डिज़ाइन फ़ेज़ में स्टार्ट हो रही हैं। डिज़ाइन फ़ेज़ का मतलब जैसे पहले ऑयल डाल के अपना प्याज़-व्याज़ डाल के छौंका-वौका लगाना व्हाटएवर, ठीक है? या फिर पहले राजमा को कुक क्या कर लेना है। हाँ, बोलो। ये सारे स्टेप आई थिंक वेब डेवलपमेंट का है या फिर किस चीज का ये सारे स्टेप है? हाँ, वेब डेवलपमेंट का ही। ओके। तो वेब डेवलपमेंट करना या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना बात एक ही है ना? तो वेब हाँ, डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है आपकी। तो टेस्टिंग में मतलब हमें ये सब चीजें की पता होना चाहिए। और क्या? ओके। पता नहीं होगा तो आप टेस्ट कैसे करोगे? अब आपको पता ही नहीं है कि राजमा आपने खाया, उसमें नमक थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई, तो आपको पता कैसे चलेगा कि नमक ज़्यादा है या ऑयल ज़्यादा है या मिर्ची ज़्यादा है? तो नमक के बारे में तो पता होना चाहिए ना पहले, ओके सर। ठीक है? तो हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए आपको, सिर्फ़ एक्सपीरियंस भले ना हो। तो अब डिज़ाइन फ़ेज़ में वही सारे काम शुरू हो गए कि सॉफ्टवेयर का पेजेज़ बन गए, लेआउट बन गया कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कि ये मान लो हमारा वी टाइगर सीआरएम है, तो इसका लेआउट डिज़ाइन हो गया कि इसका लेआउट में क्या है, जैसे यहाँ से थोड़ी-सी जगह छूट गई, ऊपर से थोड़ा जगह छूट गया, राइट हैंड साइड से व्हाइट है, नीचे ऐसे और इसका जो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दिख रहा है होम पेज पे, ये इस कलर का है। इस कलर को और चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते व्हाटएवर, ठीक है? तो इसका डिज़ाइन कैसे बनाया गया कि बॉक्स 3 बनाते हैं, तीनों बॉक्स में ऐसे इन्फॉर्मेशंस को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो सबका अलग-अलग सोच होता है ना डिज़ाइन करने का, तो वैसे ही ये डिज़ाइन फ़ेज़ में आ गया। तो डिज़ाइन फ़ेज़ में ऐसे चीज़ें कनेक्ट होंगी, मतलब ऐसे पेजेज़ बनेंगे और पेजेज़ के अंदर इन्फॉर्मेशंस ऐसे दिखाना है, वो चीज़ें होंगी, ठीक है? तो इसी को हम बोलते हैं डिज़ाइन फ़ेज़।
तो जब पेजेस हमारे रेडी हो गए, तो उसके अंदर अब कोडिंग भी होनी चाहिए कि अब पेजेस को कैसे कनेक्ट होगा। कि पहले आप वैलिड यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे, तो जैसे लॉगिन करोगे तो ये होम पेज से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है? तो होम पेज पे जब आप कनेक्ट करोगे तो वो बीच में आपको फंक्शनैलिटी भी चेक करेगा कि वैलिड क्रेडेंशियल से जाना चाहिए, इनवैलिड से नहीं जाना चाहिए। तो पीछे हमें बैकग्राउंड में पेज के नीचे हमें कोडिंग के लॉजिक्स लिखने पड़ेंगे कि कैसे ये चलेगा, वो कोड लिखना पड़ेगा। अब कोड डॉट नेट में लिखते हो कि जावा में लिखते हो कि पीएचपी में लिखते हो, ये डिपेंड करता है आपकी टेक्नोलॉजी पे कि पर्टिकुलर आपने फिजिबिलिटी स्टडी में क्या डिसाइड किया कि कौन सी टेक्नोलॉजी में आप काम करोगे। अब यहाँ पे आप पहुंच गए, तो आपको यहाँ पे फिर से सोचना है कि यहाँ पे आप सारे इस पे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो जैसे कोई बंदा कैलेंडर पे क्लिक करे तो कैलेंडर का पेज ओपन होना चाहिए और कैलेंडर से रिलेटेड सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पे काम करनी चाहिए कि यहाँ से जाके आप सारी चीज़ें क्लिक कर रहे हो, तो अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो तो वो बुक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है? तो ये सारे फीचर्स जो होंगे बाकी कोडिंग में डेवलप किए जाएंगे। क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ठीक है? तो कोड लिख लिख के इन सब चीज़ों को बनाया जाएगा। तो वो फेज हमारा क्या हो जाता है, कोडिंग का फेज हो जाता है। फिर यहाँ तक जब काम कंप्लीट हो जाता है, डिजाइन कंप्लीट हो गया, कोडिंग कंप्लीट हो गई, तो लेट्स से डिजाइन फेज हमारा कंप्लीट हो गया है, लेट्स से 1 मंथ में या 2 मंथ में। फिर कोडिंग फेज चला, वो भी 2 मंथ में आया या ठीक है। फिर टेस्टिंग फेज आता है। अब टेस्टिंग फेज में भी लेट्स से 2 मंथ लग गया। अब टेस्टिंग फेज में होगा क्या? अब टेस्टिंग फेज में अब पहले देखो दो तरीके से काम होता था। दो तरीके से काम होने का मतलब ये हो गया कि अब यहाँ से ध्यान से देखो, जब हम इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किए, जब इस प्रोजेक्ट पे हम काम करना स्टार्ट किए, तो उसमें जब तक एक फेज कंप्लीट नहीं हो जाता था, दूसरा फेज शुरू नहीं होता था। मतलब एक फेज के लिए दूसरी टीम, इसकी दूसरी टीम, इसकी इसकी भी अलग टीम, इसकी भी अलग टीम। मतलब इसमें सारे काम करने के लिए अलग अलग टीम है। ठीक है? अब जब रिक्वायरमेंट फेज चल रहा था, तो यहाँ पे कौन कौन सी टीम इन्वॉल्व होती है? ठीक है? यहाँ पे टीम इन्वॉल्व होती है जिनको हम बीए बोलते हैं और पीओ बोलते हैं, मतलब प्रोडक्ट ओनर या बिजनेस एनालिस्ट। ये बिजनेस एनालिस्ट होते हैं या प्रोडक्ट ओनर होते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट को और फिजिबिलिटी वगैरह को चेक करता है। ठीक है? और साथ में इसमें टेक्निकल पर्सन्स भी इन्वॉल्व हो सकता है फिजिबिलिटी स्टडी में, टेक्नोलॉजी स्टडी करने के लिए। डिजाइन फेज में यहाँ पे कौन यूज होता है? डिजाइनर। ठीक है? थोड़े से डेव का भी काम होता है। तो डिजाइनर और डेव हो सकता है पार्सली डेव का इन्वॉल्वमेंट हो, नहीं तो इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है? बेसिकली डिजाइनर्स की। और कोडिंग में कौन इन्वॉल्व होगा? डेवलपर। ठीक है? तो डेवलपर का काम क्या होगा? पर तो डेवलपर का काम है कोडिंग करना। फिर टेस्टिंग, टेस्टर इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के बंदे आ जाएंगे, ऑपरेशन के, या फिर डेवऑप्स। फिर इसमें मेंटेनेंस में फिर से ऊपर वाला बंदा आएगा कि क्या मेंटेनेंस में आया, फिर उसकी रिक्वायरमेंट वॉटएवर, तो सब चीजें। तो मेनली यहाँ पे इतनी टीम इन्वॉल्व हो गई काम करने के लिए। अब इन सारे फेजेस में एक फेज कंप्लीट हुआ तो इनका काम खत्म। मतलब 15 दिन में इन्होंने अपना काम खत्म कर दिया। इसके बाद अब ये बैठ के क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट तो 1 साल में चल रहा है, तो बाकी के 6-11 महीने ये क्या करेंगे? अब इनके पास कोई काम नहीं। पहली प्रॉब्लम। अभी कंपनी की तरह सोचो कि आपके पास कंपनी है, आपने बंदे हायर कर लिए हैं, तो उनसे काम क्या कराओगे? तो मतलब ये मॉडल क्या ये कहता था वाटरफॉल, कि एक फेज कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा दूसरा फेज शुरू होगा। ठीक है? तो यहाँ पे जब ये लोग काम कर रहे थे, मतलब बीए और पीओ काम कर रहे थे, तब तक डिजाइनर बैठा हुआ था, डेवलपर बैठा हुआ है, टेस्टर बैठा हुआ है। अब इनको फ्री में सैलरी देगी कंपनी? देना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है? या तो कंपनी ऐसी करती है कि इनको बाद में हायर करती, बट ये कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, क्या करेंगे, क्या भाई काम नहीं है आज हमारे पास। तो 15 दिन इन्होंने काम किया, इसके बाद ये फ्री हो गए। फिर डिजाइनर ने जब काम स्टार्ट किया, 2 महीने तक डिजाइनर बिजी रहा, तब तक सारी टीम फ्री रही। कोडिंग जब स्टार्ट हुआ तो डेवलपर ने काम करना स्टार्ट किया,
तो ये दोनों फ्री हो गए, ये दोनों फ्री हो गए। तो एट ए टाइम ऐसा टेस्टिंग किट जब स्टार्ट हुई तो ऊपर के सारे लोग फ्री हो गए। बट जब टेस्टर काम करता रहता है तो उसमें डेवलपर का भी थोड़ा हेल्प होता है, क्योंकि टेस्टर जब डिफेक्ट रेज करेगा तो वापस से डिफेक्ट जो है डेवलपर के पास जाएगा, डेवलपर फिक्स करेगा, फिर टेस्ट होगा, ऐसे ऐसे इन दोनों का काम चलता रहेगा। तो देखा जाए तो डेवलपर 4 से 5 महीने काम करेगा, ठीक है, बट टेस्टर सिर्फ 2 महीने काम किया। डेवऑप्स वाला भी हो सकता है कि सिर्फ 5 दिन काम करे, समथिंग। तो अब इसमें प्रॉब्लम सबसे पहली एक आई कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग की प्रॉब्लम सबसे पहले ये आ गई, क्योंकि एक फेज खत्म होने के बाद दूसरा फेज आता था तो रिसोर्सेस हमारे बैठे हुए थे, तो रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। तो एक साल में मुश्किल से सबके पास 2 महीने, किसी के पास 15 दिन, किसी के पास 4 महीने का ही काम था, राइट। तो इससे क्या होता था, सैलरी तो सबको देनी है, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाते थे, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट मेजर ड्रॉबैक कि वाटरफॉल मॉडल फॉलो करने पे क्या होता था, प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती थी। दूसरा सबसे बड़ा तो सर प्रॉब्लम, इसमें लॉस कंपनी का होता है ना? हाँ, कंपनी का लॉस क्यों होगा, कंपनी तो क्लाइंट से पैसे लेगी ना, कंपनी अच्छा। बोलेगी ना, कंपनी अपने जेब से देगी, नहीं। कंपनी तो अपने जेब से देगी नहीं, वो तो भाई उसको कॉस्ट ही बताएगी कि भाई इतने बंदे हमारे पास है, इनकी इतनी सैलरी है, इतना ये है, सबका मिला के भाई 10 लाख रुपए होंगे, जो ओके। भी है, 20 लाख 25 लाख। तो वो और डिपेंड करता एम्प्लॉय है ना के कि लिए अब और एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट। हाँ, तो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट था कि उसको आराम मिल रहा है, ठीक है, कंपनी अपना कमा रही है। तो अब देखो आगे क्या प्रॉब्लम होता है। ओके। अब यहाँ तक तो सारा काम हो रहा था, हो गया, डिजाइन फेज हो गया, कोडिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन के बाद जब सर्वर पे डिप्लॉय हुआ, हैंडओवर एक्टिविटी हो गई कि भाई लो आपका सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो गया, जाओ एंजॉय करो। अब क्लाइंट आता है, अब क्लाइंट्स ने तो सारे पैसे दे चुके, कि क्लाइंट्स ने क्या किया, हर एक फेज में इन्होंने बताते गए कि भाई ये फेज कंप्लीट हो गया, ये फेज कंप्लीट हो गया, ये फेज कंप्लीट हो गया, आप पैसे देते जाओ। तो क्लाइंट ने क्या किया, हर फेज में अपना जो भी पैसे था, कि सपोज करो 10 लाख यहाँ पे दिया, 10 लाख यहाँ पे दिया, ऐसे ही हर फेज में वो पैसे बेचारा देता गया, या इकट्ठा दे दिया होगा, वॉट एवर, ठीक है, यहाँ तक दिया। अब प्रोजेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल हुआ, जैसे उसके सर्वर पे गया, फिर क्लाइंट जो है वो एप्लीकेशन ओपन करता है, देखता है, कहता है ये क्या बना दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है ये क्या बना दिया, तुमने ये कलर ब्लू क्यों रखा, यहाँ तो भगवा कलर होना चाहिए था, ये तुमने लोगो पे ऐसा क्यों, पंजे का निशान क्यों बना दिया, ये तो मैंने कहा ही नहीं था तुमसे, और ये इतना गंदा क्यों लग रहा है ये हो गया कहानी। फिर ये बोलेंगे कि ये देखो कैसे ब्लॉग बना दिए, और जैसे लग रहा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ये क्या है। फिर उसके बाद लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद फिर यहाँ से जाके देख रहे ये क्या है, पूरा खिचड़ी सा क्यों हो गया है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी चीज कहाँ पे है ना। तो मतलब सब मिला जुला के ये हो गया कि क्लाइंट ने शुरुआत में बोला कि लेट से कि हमें ताजमहल चाहिए, हमें ताजमहल बनाना है, अब बनाते बनाते वो लाल किला बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो गई, लड़ाई शुरू, कि क्लाइंट ने बोला भाई हमने तुम्हें ताजमहल बनाने के लिए बोला था, तुमने लाल किला बना दिया। तो अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब क्लाइंट बोलेगा हमारे 50 लाख वापस करो। अब ये बोलेगा कि भाई आपने तो यही बोला था कि ताजमहल बनाने के लिए बोला, ताजमहल ऐसा ही होता है। अब उसमें तो कोई तीसरा तो प्रूफ करने के लिए आएगा नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि भाई जो डॉक्यूमेंट में लिखा गया था। तो यहाँ पे मिस्टेक किसकी हुई, सबसे पहले एनालिसिस करने वाले की, तो थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ से हुई होगी, रिक्वायरमेंट उन्होंने कैसा डिजाइन को मतलब पर्टिकुलर स्टडी जब किया, रिक्वायरमेंट गैदर किया कि क्या क्या चीज कैसे होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, उन्होंने जैसा रिक्वायरमेंट गैदर किया, फिर डिजाइनर को उस टाइप से डिजाइन करना था। तो रिक्वायरमेंट वाले ने लेट से गैदर किया इन्फॉर्मेशन की, ठीक है इसमें जिंजर या इसमें गार्लिक वगैरह पड़ेगा, तो ठीक है इन्होंने जिंजर और गार्लिक ले दे दिया, लिख दिया, लेकिन क्वांटिटी कितनी पड़ेगी ये डिसाइड नहीं हुआ था। अब वो डिजाइन फेज में आके फर्स्ट किया कि ठीक है, कि इन्होंने बोला कि ठीक है कि ताजमहल बनाना है तो मीनार आगे होगी, बट कितनी बड़ी होगी उसका डिस्कशन ही नहीं था, कहाँ पे होगी, कितने डिस्टेंस में होगी, वो सब डिस्कस ही नहीं था। तो डिजाइनर वाले ने वहां ने अपना दिमाग लगा दिया,
तो मतलब हो क्या रहा है, सब लोग एक दूसरे से प्रॉपर कोलैबोरेशन ना होने की वजह से और इसमें क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से जो प्रोडक्ट बना 1 साल बाद सब बेकार हो गया और यहाँ पे झगड़ा शुरू हो गया क्लाइंट में, कंपनी में। ठीक है कि हमने ये नहीं बोला था, हमने ऐसा बोला था, आपने ये किया, पूरे पैसे हमारे चले गए। तो अब यहाँ से प्रॉब्लम्स अराइज़ होने लगे। तो इसलिए ये मॉडल जो है आगे जाके सक्सेस नहीं हुआ। कि इस मॉडल में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता था, इसमें सक्सेस रेट बहुत कम था और क्लाइंट हैप्पी भी नहीं थे, कंपनी भी हैप्पी नहीं था कि बाद में फिर इसमें प्रॉब्लम होने के लिए मैं 50% पेमेंट करूँगा, जब पूरा सॉफ्टवेयर बन जाएगा तब मैं 50% करूँगा। ठीक है? ऐसा शुरू हो गया। अब जब सॉफ्टवेयर कंप्लीट होता था तो क्लाइंट बोलता था कि नहीं, ये हमारी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करना, मैं आपके बचे हुए तो दोनों को लॉस हो जाता था उस केस में। तो पहले में क्लाइंट को ही लॉस होता था, अब क्लाइंट भी चालाक हो गया, अब वो दोनों को लॉस होने लगे, तो कंपनियां भी बंद होने लगी। अब जो कंपनी का ओनर है वो अपने बंदों को डांटने लगा कि ये सारे जितने काम कर रहे हैं कि आपने क्या कर दिया, आप तो कि पहले आप पूरा बनाओगे अच्छे से तभी आपकी सैलरी दूंगा। तो ऐसे ऐसे करके हर जगह कियोस्क होना शुरू हो गया, तो जिसकी वजह से ये मॉडल सक्सेस नहीं हो पाया। तो वाटरफॉल मॉडल ना सक्सेस होने की वजह से फिर दूसरे मॉडल की खोज हुई कि अब चलो इस मॉडल में हम प्रोसेस में चेंज करते हैं, चेंज करके कुछ और सोचते हैं जिसमें ये सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जा सके। फिर दूसरा मॉडल जब आया तो उसको हमने नाम दिया लेट्स से प्रोटोटाइप। तो ये जो मॉडल बना दूसरा, उसका नाम आया प्रोटोटाइप। तो लेट्स से ये वाटरफॉल मॉडल हो गया और इसका नाम हमने रख दिया लेट्स से प्रोटोटाइप मॉडल जब हमने बनाया ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं फॉन्ट। अब प्रोटोटाइप मॉडल में इन्होंने क्या डिसाइड किया कि एक काम करें, हर एक चीज को एक साइकिल में ले चलें। ठीक है, अब साइकिल में ले चलने का मतलब ये हो गया कि हर चीज एक सर्कल में चलेगी। अब यहाँ पे सब सक्सेस हुआ, जैसे मान लो ये प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ तो रिस्क मैनेजमेंट, सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट को पहले ही हम कैलकुलेट कर लेंगे कि प्रोडक्ट जो हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो पहले ही डिस्कशन हो जाएगा कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स जनरली हमने फेस किया। अब मान लो जिसने वाटरफॉल मॉडल में काम किया होगा उसको आइडिया लग चुका होगा, लोग गलतियों से ही सीखते हैं। तो अपने फेलियर से स्टार्ट करेंगे रिस्क मैनेजमेंट कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी या आ सकती हैं, उनको हम हैंडल कैसे करेंगे, वो अपना यहाँ पे प्लानिंग करना स्टार्ट किया। फिर बिजनेस नीड कि बिजनेस की पर्टिकुलर क्या रिक्वायरमेंट है उसको अच्छे से समझ लो। फिर नेक्स्ट उसको क्या किया, उसको अच्छे से समझने के बाद उसको डिजाइन करो। ठीक है, डिजाइन करने के बाद फिर वो कोडिंग स्टेज में जाएगा। तो देखो हर एक को यहाँ पे डिफाइन किया कि ये जो, अब यहाँ से ऐसे देखो, वर्टिकल और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन, इस इसमें जो ये कॉर्नर है इसको हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस बोलती है, ये कॉर्नर जो बन गया वो डिजाइन, यहाँ पे हो गया ये कोडिंग और यहाँ पे टेस्टिंग एंड रिस्क एनालिसिस। तो जनरली इसमें सिर्फ 4 फेजेस बनाया गया और 4 फेजेस को एक सर्कल में बनाया गया कि मतलब स्पाइरल मॉडल में ऐसे घूमता जाए, हर चीज एक एक करके बनता जाए। तो ऐसा नहीं होगा कि एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर हमें पता चले कि सब कुछ खराब हो गया। तो क्योंकि हर एक चीज में कुछ ना कुछ चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, नई चीज हर एक साइकिल में। ठीक है ना, हर एक लूप में कुछ ना कुछ चीजें इन्वॉल्व हो रही है जिससे कि हम बोल सकते हैं कि चीजें एकदम से खराब नहीं हो रही हैं। अब जैसे यहाँ पे जब पहला साइकिल चला तो जैसे अब इसमें साइकिल कैसे चलेगा, मान लो
पहले हफ्ते एक ही क्विक थोड़ा सा होगा कि फर्स्ट वीक में रिस्क मैनेजमेंट हुआ, सेकंड वीक में बिजनेस नीड। अब मान लो अभी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का 1 ही साल टाइम है, राइट। बट अब यहाँ पे वो सिस्टम खत्म हो गया वाटरफॉल मॉडल जैसा कि एक फेज खत्म होने के बाद ही दूसरा फेज स्टार्ट होगा। अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे सारे फेजेस तक जाएगा एक चक्कर, और थोड़ा थोड़ा जाएगा कि पहले सबका काम देख लो कि एक चक्कर सही चला कि नहीं, एक एक लूप जो है वो प्रॉपर सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो रिस्क मैनेजमेंट, फिर बिजनेस नीड, फिर आर्किटेक्चर डिजाइन हुआ, फिर उसकी कोडिंग हुई। अब कोडिंग होने के बाद फिर से उसकी मॉनिटर होगी, मॉनिटरिंग हुई, फिर उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट समझा गया कि सब ठीक है, फिर उसको मॉड्यूल को डिजाइन किया गया, फिर उसकी कोडिंग हुई। और कोडिंग, अब मान लो थोड़ा सा कोडिंग हो गया कि लेट से एक पेज की कोडिंग हो गई यहाँ पे, तो अभी पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बना, अभी एक पेज बन गया। एक पेज बनने के बाद इसकी कोडिंग, इसका डिजाइन, सब कुछ ठीक है। अब जाके पहले क्लाइंट को दिखाओ कि भाई देखो पहला पेज हमने तुम्हारा बनाया है, अभी सॉफ्टवेयर का स्टार्ट हुआ है, हम जस्ट पहले मंथ में, हमने 1 महीने अभी काम किया, 1 महीने में हमने ये डेवलप किया हुआ है, तो बताओ कि सही है कि नहीं है। जैसे अगर आप कभी प्रॉपर्टी खरीदने जाओ तो किसी ऑफिस में प्रोटोटाइप मॉडल्स रखे होते हैं, बिल्डिंग के प्लास्टिक के बने हुए, तो वो शीशे में बंद बंद करके दिखाते हैं आपको ना, ये फ्लैट आपका पूरा बिल्डिंग ऐसा दिखेगा, 3D में पूरा दिखा रहता है, पूरा मतलब एक्चुअली जैसा होता है छोटा सा मॉडल, तो वो पूरा दिखाते हैं आपको कि ये ऐसे है, यहाँ पे रोड्स होंगी, यहाँ पे लाइटें होंगी, ऐसे ऐसे सारी चीजें होंगी, आप देखते हो, देख के अच्छा लगता है, फिर उसमें आप देखो कि ये चीजें हैं, ऐसे हैं। तो मतलब क्लाइंट को जो बना के देना है एक्चुअल, तो उसका पहले एक प्रोटोटाइप बनाना है, एक छोटा सा उसका प्लास्टिक वाला बना के दिखाना कि ऐसे सैंपल सैंपल जैसे होता है ना, कि सैंपल पहले दिखाओ हमें कि कैसा लुक एंड फील आएगा। तो कोई भी नई चीज अगर आप करने जाते हो, नई चीज देखने जाते हो, तो उसका सैंपल तो चाहिए ना आपको कि ये दिखने में कैसा होगा, ये वॉट एवर। तो वही चीज यहाँ पे क्या हुआ कि एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद जैसे डेवलपमेंट हुआ, तो अब वहां से क्लाइंट का फीडबैक लिया जाएगा कि यहाँ पे आप पहले बताओ कि यहाँ तक चीजें सही हैं कि नहीं है, नहीं है तो हम इसको फिर से सही करेंगे, नहीं तो पता सर लगा 1 साल बाद वाली प्रॉब्लम नहीं। हम्म। सर इसमें जैसे कि पहले कुछ एक फीचर्स देख के, मतलब कुछ एक फीचर्स हाँ, डेवलप करके अगर वो वेरीफाई होते हैं तब नेक्स्ट फीचर्स डेवलप होंगे, ऐसा? राइट राइट। तो एक एक मॉड्यूल समझ लो, मॉड्यूल पकड़ लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मॉड्यूल वाइज चीज है, जैसे मान लो लॉगिन पेजेस हमने बनाए, तो लॉगिन का मॉड्यूल काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी फंक्शनलिटी पहले ही क्लियर हो जाएगी। तो क्लाइंट का फीडबैक अगर ठीक है, तो फिर वापस से साइकिल में यही सारी चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल को पिक करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, फिर उसको क्लाइंट से फीडबैक लेंगे और रिलीज करते जाएंगे सारी चीजें, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा, और इससे पता भी चलेगा कि अभी कॉस्ट कितनी लगनी है। तो इससे क्या हो जाएगा, कंपनी का भी थोड़ा सा फायदा है, क्लाइंट का भी फायदा है। तो क्लाइंट को इन बिटवीन भी कोई चेंजेस करने हैं तो वो चेंज कर सकता है। तो जो एसडीएलसी में मेंटेनेंस फेज था कि कोई चीज मिस हो गई तो उसको बाद में हम वो करते थे मेंटेनेंस में, राइट। तो जो यहाँ पे मेंटेनेंस फेज था, तो इसकी जगह पे यहाँ पे मेंटेनेंस फेज नहीं दिया गया, क्योंकि ये साथ के साथ हर साइकिल में क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट है, तो क्लाइंट खुद ही बता दे कुछ चेंजेस करने हैं तो, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है। तो जब ये मॉडल पिक्चर में आया प्रोटोटाइप का, तो इससे क्या हो गया कि थोड़ा सा प्रॉब्लम कम हो गई, मतलब थोड़ा क्या, बहुत प्रॉब्लम कम हो गई इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में आराम से लोगों का काम चालू हो गया, तो क्लाइंट भी यहाँ पे हैप्पी होने लगा, और कंपनी भी हैप्पी, एम्प्लॉय भी हैप्पी, मतलब सबके सब काम कर रहे हैं। और ज्यादा अब बैठना भी नहीं पड़ रहा है कि जैसे मान लो रिस्क टीम ने एक ही दिन में रिस्क एनालिसिस कर लिया, तो बिजनेस वाले जो हैं 2 ही दिन में कर लिया, तो आर्किटेक्चर डिजाइन, तो मतलब सबको बैठना नहीं है, सबको प्रॉपर काम मिल रहा है, मतलब हर महीने सबको के पास काम आ ही जाएगा, सब मिला जुला के। तो इससे यूटिलाइजेशन भी रिसोर्स का बढ़ गया, और क्लाइंट को भी सारी चीजें साफ साफ दिख रही है, कंपनी भी हैप्पी कि भाई एक साइकिल हमने ये किया, इसमें इतने पैसे खर्च हो गए, इतनी भाई बिलिंग कर दो पहले, तो ज्यादा नुकसान नहीं है किसी का। तो जितना जितना काम होता जाएगा, क्लाइंट वेरीफाई करता जाएगा, उतना उतना वो पेमेंट रिलीज करता जाएगा, और सबका काम होता जाएगा। तो इसमें एटलीस्ट ये सिचुएशन नहीं आती कि एंड ऑफ द डे की 1 साल बाद पता चला कि हमने क्या बना दिया, राइट। तो बट इसमें भी गैप्स है,
इसमें भी गैप ये है कि क्लाइंट का डेली रिक्वायरमेंट, डेली इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं। अब क्लाइंट हो सकता है कि महीने में एक बार जब बन जाता है एक मॉड्यूल, तब जाके हम क्लाइंट को दिखाते हैं, और उसके बाद भी अगर क्लाइंट को पसंद नहीं है तो फिर क्लाइंट ये चेंजेस बताएगा, वो चेंजेस बताएगा, फिर वो एक साइकिल में घूमेगा, फिर वो काम होगा। तो इससे क्या होगा, होता है प्रॉब्लम कि कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोजेक्ट की। क्योंकि अब 1 महीने बाद अगर क्लाइंट चेक करता है, तो उसमें अब 1 महीने का काम अगर उसने रोल बैक करा दिया कि नहीं ये ऐसी चीज़ें ठीक नहीं है, ऐसा नहीं ऐसे, तो 1 महीने का काम बैक लेकिन सर फिर आपकी से करो आवाज रिवर्क, फिर जॉब कि नहीं यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। So your voice is ओके, cracking. लेट मी रिजॉइन।